नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हम इसे दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम ब्रिटिश पीरियड में 1600 से लेकर 1765 एंड 1765 से लेकर 1858 तक पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में 1858 से लेकर 1958 तक पढ़ेंगे। पर सबसे पहले हम ये जान लें कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को जनरली सभी बुक्स में यहीं से क्यों स्टार्ट करते हैं। क्या इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का कोई इतिहास नहीं था? इसका जवाब जानने के लिए हमें इसके पहले के सर्कमस्टांसेस और चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन आखिर होता क्या है? Constitution is a document which sets out the framework and set out the principal functions of government. इजी वर्ड्स में कहें तो ये एक डॉक्यूमेंट है जिससे देश की गवर्नमेंट रेगुलेट होती है और गवर्न होती है। तो इसी तरह हमारे हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री में और मिडिवल हिस्ट्री में भी डॉक्यूमेंट्स या बुक्स थे, जैसे कि मनुस्मृति एंशियंट हिस्ट्री में था, कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, या मैकियावेली का द प्रिंस था मिडिवल हिस्ट्री। तो सब अपने अपने टाइम के हिसाब से इन्होंने बुक्स लिखी और वो बुक्स ऐसी थी जो राजा या किंग को हेल्प करती थी उनके स्टेट को, उनके राज्य को गवर्न करने में। तो इन सभी चीज़ों में से हम कह सकते हैं कि पहले भी डॉक्यूमेंट्स थे जो कि किंग्स उनका यूज करते थे अपने स्टेट को गवर्न करने के लिए। ये सभी की विचारधाराओं को हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे, पर अभी के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को ब्रिटिश पीरियड से ही पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमने यहाँ ब्रिटिश टाइम पीरियड को डिवाइड किया है ताकि हम इजीली इसे पढ़ पाएँ। आज हम लोग 1600 से लेके 1765 तक एंड 1765 से लेके 1858 तक के लेक्चर्स को हम देखेंगे। तो एक और चीज़ इसमें हम देख लेते हैं, ऑल कॉन्स्टिट्यूशंस आर द हायर्स ऑफ द पास्ट एज वेल एज टेस्टेटर्स ऑफ द फ्यूचर। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशंस जब भी बनाया जाता है तो हम पास्ट की हिस्टोरिकल चीज़ों को भी ध्यान में रखते हैं, या पास्ट की हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूशंस जिस जिस तरीके से एक्ट्स बने हैं उनको भी ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाता है। और साथ साथ फ्यूचर का भी ध्यान रखा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग लास्टिंग रहे, कि बार बार चेंज ना करना पड़े। इसीलिए फ्यूचर्स को भी सोच के कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग किया जाता है। द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस established by the Hindus in the olden days and Muslims in the medieval world have become a thing of the past and they do not survive in any form in the present day. तो जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पहले के हिंदूज़ के ओल्डन डेज में बने हुए थे, जैसे श्रीगुप्त के टाइम में या उससे पहले भी अशोका के टाइम में, तो जो भी उस टाइम की बुक्स थी या इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से चीज़ें बनी हुई थी वो आज के टाइम में सरवाइव नहीं करती हैं। ऐसे ही मुस्लिम पीरियड में भी जो है कुछ इंस्टीट्यूशंस बने हुए थे जो आज के टाइम में सरवाइव नहीं करती हैं, पर उनका रेलिवेंसी यहाँ पर हम लिया गया है, उनको भी चीज़ों को ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाया गया है। तो हम आज, जैसे कि हमने कहा कि हम इसको आगे पढ़ेंगे 1600 से लेके 1765 तक। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश। हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिशर्स जो है 1600 से लेके 1765 के बीच में हमारे कंट्री में ट्रेड करने के लिए आए थे। तो जब वो भारत में यहाँ आए तो जहांगीर का रेन चल रहा था, रेन मतलब शासन चल रहा था, वो एक कंपनी के फॉर्म में आए। अब हम जानते हैं कि कंपनी कैसे फॉर्म हुई थी। कंपनी फॉर्म होने के लिए कुछ मर्चेंट्स ने देखा कि ईस्ट साइड में
मतलब इंग्लैंड के ईस्ट साइड में जो है बहुत ज़्यादा पैसे वाले देश हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हालांकि यहाँ पर जो है मिडल ईस्ट के आक्रांता आए जो यहाँ पर लूट के ले गए, लेकिन फिर भी इंडिया के पास इतना पैसा था। इंडिया एक वेल्दी नेशन था। और साथ साथ और भी कई ईस्ट में देश थे जैसे चाइना, म्यांमार, ये सब भी देश जो है यहाँ पे अच्छा ट्रेड करने का ऑप्शन उनको दिखा। तो उन लोगों ने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखी कि यहाँ से ट्रेड करके हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, कुछ मर्चेंट्स ने मिलके एक कंपनी बनाई जिसका नाम दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसके हेडक्वार्टर लंदन में थे। तो लंदन में ही कुछ मर्चेंट्स इकट्ठा होकर इस कंपनी को फॉर्म किए। अब इस कंपनी को फॉर्म करने के बाद उन्होंने जो है इसका चार्टर बनाया। चार्टर क्या होता है? चार्टर ये होता है जैसे किसी भी कंपनी का या किसी भी एक्ट का, उसमें राइट्स, ड्यूटीज़ और उसके गोल्स मेंशन किए जाते हैं। ऐसे ही इस कंपनी का भी चार्टर बनाया गया जो 1601 में बनाया गया। और 1601 में क्या किया गया कि इसको उस टाइम क्वीन एलिजाबेथ से इसकी पास कराया गया, मतलब उनकी परमिशन भी ली गई। तो ऐसे ही जो है इसका निर्माण किया गया या इसका ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन हुई। तो इस चार्टर ने क्या किया, दिस चार्टर ग्रांटेड अ मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद द ईस्ट। तो ईस्ट में जितनी भी ट्रेडिंग होगी अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। तो यहाँ पे उसको मोनोपोली मिल गई कि और कोई भी इंग्लैंड की कंपनियाँ और कोई मर्चेंट ईस्ट साइड में ट्रेड नहीं कर पाएगा, बस ये ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी। आगे हम देखते हैं, इट हैड अथॉरिटी टू कीप एन आर्म्ड नेवल फोर्स फॉर इट्स सिक्योरिटी। अब ट्रेड करने के लिए जो है और भी सिक्योरिटी के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। अब क्योंकि यहाँ पर लुटेरे भी थे, समुद्री लुटेरे जो कि ट्रेड करते हुए जाते थे शिप, तो उनको लूट लिया करते थे। तो उनसे बचने के लिए इन लोगों को जो है आर्म्ड नेवल फोर्स रखना पड़ा अपने सिक्योरिटी के लिए, जिससे कि आराम से ट्रेड हो सके। चार्टर वाज ग्रांटेड इन फर्स्ट इंस्टेंस फॉर 15 ईयर्स एंड वाज टर्मिनेबल ऑन 2 ईयर्स। तो चार्टर जो है इनको इस बात पे परमिशन मिली कि वो 15 साल तक का ट्रेड और कर पाएंगे, और उसके बाद अगर इसको हटाना है, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड नहीं करना या नहीं वहाँ से हटाना है, तो 2 साल का नोटिस भी दिया जाएगा जिससे वो अपना तामझाम सब समेट के वापस आ सकें या अपने अकाउंट्स को सेटल कर सकें। तो ये चार्टर जो ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन था, तो उसमें चार्टर ऑफ 1601 जो था वो एक बेसिक डॉक्यूमेंट की तरह था, जो कि सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ही बनाया गया था या ईस्ट इंडिया कंपनी को ध्यान में रखकर ही चार्टर बनाया गया था। तो आइए हम देखते हैं इसके और भी कुछ बेसिक पॉइंट्स क्या क्या थे। द कंपनी स्टार्टेड इस्टेब्लिशिंग इट्स ट्रेडिंग सेंटर और फैक्ट्रीज एट सेवरल प्लेसेस इन इंडिया। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आ गई और जहाँ गिर ने परमिशन दे दिया अंग्रेज़ों को यहाँ पे मर्चेंट और ट्रेड करने का, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी ट्रेडिंग सेंटर्स जो हैं धीरे धीरे अलग अलग जगहों पे इस्टेब्लिश करने लगे। जैसे कि हमने पढ़ाई भी है हिस्ट्री में कि मसूलीपट्टनम में किया, सूरत में किया, फिर धीरे धीरे बंगाल में किया, फोर्ट सेंट जॉर्ज में किया। तो इस तरीके से वो धीरे धीरे अपना ट्रेड को बढ़ाने लगे। उनका मेन एम स्टार्टिंग में ये ट्रेड ही था। अगला देखते हैं, द चार्टर ग्रांटेड गवर्नर एब्सोल्यूट पावर टू मेक लॉज फॉर द कंपनी बट दे शुड नॉट बी कॉन्ट्ररी टू द लॉज ऑफ इंग्लैंड। तो चार्टर में
जो भी गवर्नर मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी गवर्नर होगा उसको एब्सोल्यूट पावर दिया गया इस कंपनी से रिलेटेड लॉज बनाने के लिए। लेकिन वो लॉज जो है इंग्लैंड के लॉज से कॉन्ट्रैरी नहीं होने चाहिए, उसके को सिनोनिमस ही होने चाहिए। ऐसा ना हो कि इंग्लैंड का लॉज और कंपनी के लॉज में इंटरसेक्ट हो जाएं और आपस में एक दूसरे के कॉन्ट्रैरी हो जाएं। तो उन दोनों को एक साथ compliance होने चाहिए। It was designed to enable the company to regulate its business and maintain discipline among its servant। तो कंपनी के जो लॉज हैं ये तो आजकल भी वैलिड पॉइंट है कि कंपनी के कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं बिजनेस को मेंटेन करने के लिए और अपने एम्प्लॉयज़ को डिसिप्लिन में रखने के लिए। डिसिप्लिन में रखने पर ही एक कंपनी ठीक ढंग से काम करती है। तो इट वॉज ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस एज इट वॉज द जर्म आउट ऑफ विच द एंग्लो इंडियन कोड्स वर अल्टीमेटली डेवलप। तो चार्टर एक्ट 1601 जो था ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की चीज़ थी। क्यों थी? क्योंकि यही एक जर्म था, यही एक सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट था, बेसिक चार्टर था जहाँ से आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे चार्टर निकल कर आए। मतलब यहीं से उस चीज़ की चार्टर लाने की शुरुआत हुई। तो यही एक स्टार्टिंग पॉइंट था जिसकी वजह से और भी चार्टर आते गए। बाय द चार्टर ऑफ 1609 एंड 1661 सिमिलर पावर्स वर अफर्म्ड। अब आगे के जो चार्टर थे 1609 और 1661 में उनके पास सिमिलर पावर था। ऐसे ही कुछ पावर्स थे जो जिसमें गवर्नर को बहुत ज़्यादा पावर दिया गया वहाँ के लॉज बनाने के लिए। और गवर्नर जो है उन मर्चेंट्स पर की डायरेक्शन पे काम करता था जिन मर्चेंट्स ने मिल के इस कंपनी को फॉर्म किया था। तो कंपनी के बेनिफिट के लिए गवर्नर उसी के हिसाब से लॉज बनाता था कि मैक्सिमम बेनिफिट हो जाए, सैलरी कितनी देनी है या अंदर की चीज़ें जो भी मैनेजमेंट करना है ट्रेड का वो मर्चेंट्स की प्रॉफिट को ध्यान में रखकर ही किया जाता था। और गवर्नर यहाँ का हेड पोजीशन या जैसे आजकल के टाइम में सीईओ कहा जाता है वो थे। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं हमारे अगले चार्टर पे, द चार्टर ऑफ 1726। तो 1726 का चार्टर भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ बदलाव लेकर आया। अब क्योंकि वो चार्टर 1601 का था और सिमिलर ही चार्टर और भी कुछ आए तो उनमें कुछ खासा बदलाव नहीं था। लेकिन 1726 में जो चार्टर बन के आया, अब 100 ईयर्स से ज़्यादा का चार्टर बन गया और कंपनी ऐसे ही काम करती जा रही है, तो वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है टाइम के हिसाब से। अब स्टार्टिंग में जब नई नई कंपनी फॉर्म हुई तो वो उसके जो रेगुलेशन सेंटर था उसका जो ज्यूरिडिक्शन था एक ही दो जगह, तीन जगह, चार जगह सेंटर बनाए ट्रेडिंग सेंटर। लेकिन 1726 में क्या हुआ कि इनके ट्रेडिंग सेंटर और बढ़ते गए और बड़ी बड़ी सिटीज़ में होते गए। जैसे उस टाइम की बड़ी बड़ी सिटीज़ थी कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। तो इन्होंने दूसरा चार्टर उसके हिसाब से बनाया जिससे कि और भी आगे मैक्सिमम प्रॉफिट ये सब कर सकें। तो द चार्टर ऑफ 1726 में क्या हुआ कि जो भी लेजिस्लेटिव पावर थी गवर्नर की, अब उस पावर को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिया गया, लेजिस्लेटिव पावर्स को लॉज बनाने की। अब गवर्नर के पास बहुत ज़्यादा पावर थी, यहाँ पे गवर्नर की पावर को कम कर दिया गया था। अब जो डायरेक्टर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे इंग्लैंड में इंडिया की प्रिवेलिंग कंडीशन से कन्वर्सेंट नहीं थे। मतलब उनको इतना पता नहीं था और खाली लंदन में बैठ के लॉज बना दिया करते थे। तो ये हुआ कि उनके लॉज जो हैं यहाँ पर अगेंस्ट होने लगे, कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी। तो फिर क्या किया गया, 3 जगह पे जो कि मेन सिटीज़ पे प्रेसिडेंसीज बना दी गई।
और सबके जो हैं काउंसिल बना दिए गए। जैसे कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में इस चार्टर ने प्रेसिडेंसीज बनाई और वहाँ पे एक एक हेड बैठा दिया गया। अब वो हेड जो हैं लॉज वहाँ के कंडीशंस के हिसाब से बनाते थे, लेकिन उसको बनाने के बाद उसका अप्रूवल जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से लेना ज़रूरी था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स चेक करते थे कि इंग्लैंड में जो लॉज हैं क्या उसके प्रेवलेंट हैं, उसका कोई कॉन्ट्रैरी तो नहीं है। तो ये चीज़ें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स चेक करके अप्रूवल देते थे, तब यहाँ पे उसको अप्लाई किया जाता था। और भी चीज़ें, जो भी लॉज, बाय लॉज, रूल्स, ऑर्डिनेंस, गुड गवर्नेंस, कंपनी के लिए जो भी चीज़ें प्रॉफिटेबल थी, या फिर उनके सर्वेंट्स का या एम्प्लॉयज़ को पनिशमेंट्स देने के लॉज, ये सारे इन सभी चीज़ों का जो है अप्रूवल लेना पड़ता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से। अब हर छोटे छोटी चीज़ों का अप्रूवल तो लेने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये था कि जो भी आपको रूल्स रेगुलेशंस बनाने हैं वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। तो इस चार्टर ने क्या किया? द चार्टर ऑल्सो एस्टेब्लिश द मेयर्स कोर्ट एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। तो इन 3 बड़े शहरों में चार्टर ने जो है मेयर्स को भी अपॉइंट किया गया। इस चार्टर के थ्रू मेयर्स को भी अपॉइंट किया गया, क्योंकि अब क्या था कि कंपनी और सर्वेंट्स के बीच में डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा आने लगा था। तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए इनके जुडिशियल कोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी थे। दूसरा ये था कि यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। जैसे कोई ब्रिटिश सिटीजन जो था, अगर वो कंपनी में काम करता था और इंडियन सिटीजन जो था वो कंपनी में काम करता था, तो दोनों के बीच में आपस में डिस्क्रिमिनेशन होता था, कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं था। इसीलिए कोर्ट्स को बनाया गया। तो ये कोर्ट्स जो थे इनके जितने भी डिस्प्यूट थे उनको सेटल किया करती थी। इस टाइम पर भी जो भी इनका ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन मोटो था वो ट्रेड ही था 1726 चार्टर के हिसाब से। लेकिन जैसे ही हाफ सेंचुरी मतलब 1750 क्रॉस हुआ, वैसे ही क्या हुआ कि थोड़ा सा सिस्टम में चेंज आने लगा, क्योंकि उस टाइम पे औरंगजेब एक मुग़ल रूलर थे जो जिनकी डेथ हो गई। तो जिनका कब्जा मैक्सिमम एरिया पे इंडिया में था, लेकिन अब उसकी डेथ हो गई। तो क्या हुआ कि पावर के लिए जो है स्ट्रगल शुरू हो गए। हर जगह पे बैटल ग्राउंड हो गया और छोटे छोटे जो राजा हुआ करते थे, छोटे छोटे प्रोविंसेस सब खड़े होने लगे, और इसका ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ़ायदा उठाया। अब कैसे फ़ायदा उठाया इसका हम जानते ही हैं कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ, जो बंगाल में सिराजुद्दौला एक नवाब थे। तो बंगाल में भी इन्होंने जो है वो लिया था, ट्रेड का परमिशन सिराजुद्दौला से लिया था। लेकिन सिराजुद्दौला ने देखा कि जो ब्रिटिश के ट्रेडर्स हैं ये बहुत ज़्यादा राइट्स को बहुत ज़्यादा मतलब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं सर्वेंट्स को। जो सिराजुद्दौला थे नवाब ऑफ बंगाल, उनके खिलाफ जो है कॉन्स्पिरेसी करके बैटल ऑफ प्लासी में उसको हरा दिया गया। सिराजुद्दौला ने कुछ ऑब्जेक्शन कर दिया था इनके ट्रेड को लेके। तो सिराजुद्दौला के और भी जो रिलेटिव या उसके जो ट्रस्टवर्दी पर्सन्स थे उनके साथ मिल के कॉन्स्पिरेसी करके सिराजुद्दौला को हरा दिया गया और उसे मार दिया गया। तो जो कॉन्स्पिरेटर थे, शाह आलम था कॉन्स्पिरेटर, जिसकी मदद से अंग्रेज़ जो जीते थे। तो उसने अंग्रेज़ों ने क्या किया कि शाह आलम को 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, तो उसके बाद जो है सिराजुद्दौला जब मार दिए गए तो शाह आलम को जो है राजा बनाया गया। और शाह आलम एक पपट राजा थे। पपट तो राजा थे, तो वो जो है
बंगाल को ठीक से रूल नहीं कर पा रहे थे, खाली दिखावे के लिए उनको पावर दिया गया। एक्चुअल रूलर तो कंपनी ही थी। तो क्या हुआ कि शाह आलम को 1765 में जो है सप्रेस करके कंपनी ने सारी दीवानी राइट्स ले ली। मतलब यह कहें कि 1765 में शाह आलम ने दीवानी राइट्स मतलब रेवेन्यू राइट्स, जो भी पैसों से रिलेटेड राइट्स था, और पैसे के लिए ही आए ही थे ब्रिटिशर्स, तो जो भी रेवेन्यू के राइट्स थे वो कंपनी को मिल गए। तो कंपनी थ्रू ऑफ द मास्क ऑफ ट्रेडर्स एंड अपीयर्ड इन ट्रू गार्ब ऑफ रूलर्स। अब कंपनी का चेहरा जो है धीरे धीरे सामने आने लगा। तो कंपनी अब ट्रेडर्स से रूलर्स की तरफ बढ़ने लगे। पहले तो ट्रेड के बहाने आए थे, लेकिन अब क्या हुआ कि रूलर बनने लगे। यहाँ के जितने भी राजा थे, जितने भी अदर अगल बगल के किंग्स थे, उनको भी कॉन्स्पिरेसी करके जो है अपने में मिलाने लगे, और वो जो है रूलर बनने लगे यहाँ के। तो अगला जो है, जैसा कि हमने देखा कि दीवानी राइट्स मिल गई, तो यहाँ से जो है एक नया बिगिनिंग होता है ब्रिटिश रूल का। तो 1765 से लेके 1858 तक इन्होंने काफ़ी बीच में एक्ट्स लाए। अब यहाँ से जो है ब्रिटिश रूल की शुरुआत हो गई। तो इसमें भी कई सारे चार्टर्स आए, एक्ट आया। तो इसमें कई सारे एक्ट्स आए जो कि हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया 1781 का। फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया। फिर चार्टर एक्ट 1813 का आया, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था। फिर चार्टर एक्ट 1833 का आया, इसमें भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हुए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आया। तो उसके बाद फिर जो है इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। 1857 का रिवोल्ट जो था उसको हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। हालांकि उसमें इंडिया कामयाब नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। और फिलहाल हम ये सारे एक्ट्स को एक एक करके आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पे। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस एक्ट्स के मैंने नोट डाउन किए हुए हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक एक करके। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, दिस एक्ट वाज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। अब ये बहुत ग्रेट इम्पोर्टेंस का था क्योंकि ये एक पहला एक्ट था 1765 में, जब ब्रिटिशर्स ने सारी दीवानी राइट्स ले ली और रूल करने लगे बंगाल के ऊपर, और धीरे धीरे और भी अगल बगल के अपना टेरिटरी बढ़ाने लगे रूलिंग का। तो ये पहला एक्ट था जो कि उसके बाद आया रूलर बनने के बाद। मतलब अपना जो ट्रेडिंग का गार्ब छोड़ के जो रूलर का गार्ब ये लोग पहने ब्रिटिशर्स, तो उसमें क्या हुआ कि ये पहला एक्ट था, इसीलिए जो है ये ग्रेट इम्पोर्टेंस था, जो कि इनको डायरेक्शन देता है कि कैसे आगे रूल करना है या क्या क्या इनके ऑब्जेक्ट्स होंगे। रेगुलेटिंग एक्ट बताता है। तो इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे कि मैंने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये पहला स्टेप था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का और उसके अफेयर्स को कंट्रोल करने का एक्ट बनाया गया था ये। इट रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। तो पहले तो कंपनी ऐसे ही चलती थी, इतना सीरियसली लिया नहीं था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। लेकिन अब जब रूलिंग की बात आई, पहले तो ट्रेड ही करते थे, तो पहले इसको सिर्फ इकोनॉमिक के थ्रू ही देखा जाता था। लेकिन अब जब नवाब ऑफ बंगाल को कॉन्स्पिरेसी करके हराने के बाद जब ये रूलर बन गए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार इनके पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को रिकॉग्नाइज किया, जो कि बहुत बड़ी बात थी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इधर भी ध्यान देने लगी
इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। तो ये एक्ट जो था इसने क्या किया कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया का एक फाउंडेशन तैयार किया कि इसको जो है कैसे गवर्नेंस करना है। तो इसकी गवर्नेंस के लिए एक फाउंडेशन इस चार्टर ने दिया। अब इसके फीचर्स क्या हैं इस चार्टर के, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल and created an executive council of 4 members to assist him. The first such governor general was Lord Warren Hastings. तो पहले सिर्फ गवर्नर हुआ करते थे कंपनी के, तो इसने क्या किया, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। और बंगाल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल करने का मतलब ये है कि बंगाल के गवर्नर जो है हेड हो गए। बाकी जो 3 जगह की प्रेसिडेंसीज थी, मद्रास की और बॉम्बे की, तो उसमें सबसे पहले जो है फर्स्ट रूलिंग जो दिया गया वो बंगाल को लेकर दिया गया, इसीलिए जो है उनको गवर्नर जनरल बंगाल वाले को बनाया गया और दूसरे को नहीं बनाया गया। और इस चार्टर ने क्या किया, इट क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। मतलब गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर्स के एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाया गया। तो पहले कौन से गवर्नर जनरल थे हमारे इंडिया के ब्रिटिश पीरियड में जो आए थे, वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। अब अगला पॉइंट देखते हैं। इट मेड गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी subordinate टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि ये दोनों प्रेसिडेंसीज के गवर्नर जो थे इनको subordinate बनाया गया, क्योंकि बंगाल वाले को तो गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो गवर्नर जनरल जो थे वो सीनियर हो गए और बाकी सब दोनों जूनियर हो गए। इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता कंप्राइजिंग 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। अब यहाँ पे ऑफिशियली एक ठीक ठाक एक कोर्ट का भी फाउंडेशन रखा गया। सुप्रीम कोर्ट जो बनाया गया वो कलकत्ता में सबसे पहले बनाया गया। अब कोर्ट का काम तो वही तो होता है, डिस्प्यूट सेटलमेंट, जस्टिस करना। तो इसमें एक चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया गया और 3 दूसरे जजेस को अपॉइंट किया गया, मतलब टोटल 4 जजेस थे, लेकिन चीफ जस्टिस जो थे वो हेड रहेंगे, उन्हीं का ही डिसीजंस ज़्यादा वो मायने रखता है। तो इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। तो इस चार्टर ने क्या किया, जो भी कंपनी में सर्वेंट्स और ऑफिशियल्स हुआ करते थे उनको जो है प्राइवेट ट्रेड करने से रोक दिया गया, और अब वो जो है घूस भी नहीं ले पाते थे नेटिव से। तो इस एक्ट ने जो है, चार्टर एक्ट ने बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किया, और ये कारण था कि सिराजुद्दौला ने इनके साथ, कंपनी के साथ ट्रेड करने को मना कर दिया था, मतलब ऑब्स्टेकल क्रिएट किया। इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ इंडिया। तो इस एक्ट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल को और स्ट्रेंथ किया, मतलब और ताकत प्रोवाइड कर दी। कंपनी को जो है कंपेल किया कि वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री से रिलेटेड सारे रिपोर्ट देंगे। तो कंपनी जो है सारे मामलों की जानकारी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को देगी और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आगे के डिसीजंस लिया करेंगे। तो आगे चलते हैं। अगला हमारा एक्ट था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इस एक्ट को इसलिए लाया गया कि इसने कुछ 1773
वाले एक्ट्स की कुछ कमियों को पूरा किया था, या कुछ कमियों को जो है सॉर्ट आउट करने की कोशिश की थी। तो इट एग्जेम्प्टेड द एक्शंस ऑफ द पब्लिक सर्वेंट ऑफ फॉलोइंग चेंजेस इन ऑफिशियल कैपेसिटी फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जो भी पब्लिक सर्वेंट्स कंपनी में काम करते थे उनको जो है स्पेशल प्रिविलेज दे दिया गया कि वो सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स या वहाँ पर उनका ट्रायल नहीं किया जाएगा। उनको स्पेशल प्रिविलेज दिया गया कि कंपनी के ऑफिशियल्स को की सुनवाई या उनके डिस्प्यूट्स को सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा। It tried to settle the question of jurisdiction of the court over servants of the company and the native inhabitants. इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने ये कोशिश किया कि सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन सर्वेंट के ऊपर कितना रहेगा, सर्वेंट ऑफ कंपनी के ऊपर कितना रहेगा, और नेटिव जो आम लोग जो ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं उनके ऊपर कितना रहेगा। इसने इस क्वेश्चन को सेटल डाउन करने का कोशिश किया, लेकिन अच्छे से सेटल नहीं कर पाया। इट मेड इट क्लियर एज टू व्हाट लॉ अप्लाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कौन सा लॉ अप्लाई करेगा, इसको भी एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने क्लियर किया। The act recognized and confirmed the appellate jurisdiction of the Governor General in cases over मुफस्सिल कोर्ट। तो इस एक्ट ने क्या किया, गवर्नर जनरल को जो है एक एपेलेट अथॉरिटी बना दिया। मतलब मुफस्सिल कोर्ट में जो भी फैसले दिए जाएंगे उनको अपील करके आप गवर्नर जनरल के पास ले जा सकते हो। अब मुफस्सिल कोर्ट क्या होते थे, मुफस्सिल कोर्ट वो हुआ करते थे तो गाँव में हुआ करते थे, शहरों से दूर, जहाँ पे मौलवी या पुजारी के अंडर जो है जो डिसीजन दिया करते थे, जो फैसले हुआ करते थे, वो मुफस्सिल कोर्ट में आते थे। तो उसको जो है उसका अपील जो है आप गवर्नर जनरल के पास किया जा सकता था। तो ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में बताया गया था। नेक्स्ट एक्ट था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसने क्या किया, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे पीसीएस एग्ज़ाम्स में या यूपीएससी में। हमारे लॉस में तो इतना नहीं आता है, लेकिन फिर भी जानकारी तो होनी ही चाहिए, नॉलेज होना तो ज़रूरी है। अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम एक एक करके सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। इसने क्या किया, इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। तो पहले कंपनी पॉलिटिकल भी फंक्शन करती थी, एग्जीक्यूटिव भी करती थी, कमर्शियल भी कर लेती थी, गवर्नर थे, गवर्नर जनरल हो गए। तो उसमें क्या था कि डिस्टिंक्शन नहीं था कि कौन सी चीज़ कॉमर्शियल में रहेगी और कौन सी चीज़ पॉलिटिकल में रहेगी। तो इस एक्ट ने क्या किया कि कॉमर्शियल एक्शंस और पॉलिटिकल एक्शंस को अलग अलग डिस्टिंग्विश कर दिया। इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कॉमर्शियल अफेयर्स बट क्रिएटेड अ न्यू बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स। दस इट इस्टेब्लिश डबल गवर्नमेंट। तो इसने क्या किया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अलाउ किया कि वो कॉमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करें, और ये वही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो पहले से अपॉइंटेड हैं, जो इंग्लैंड में बैठ के, लंदन में बैठ के काम करते हैं, जिनको सारी की सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने कॉमर्शियल अफेयर्स को डील करना था, मैनेज करना था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक नई बॉडी बनाई गई जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जानी जाती थी। तो पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज किया करती थी। तो इस तरीके से क्या हुआ कि कॉमर्शियल अफेयर्स को देखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी हो गए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गए पॉलिटिकल अफेयर्स को देखने के लिए। तो इस तरीके से क्या हुआ कि डबल गवर्नमेंट बन गई। मतलब डबल रूलर, दो लोग इसके ऊपर रूलिंग करने लगे। मतलब एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी हो गए और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी हो गया। तो इट एम्पावर्स द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ
सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोजेशन ऑफ इंडिया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल पावर दी गई सुपरवाइज करने की और डायरेक्ट करने की, जितने भी सिविल और मिलिट्री ऑपरेशंस होते थे, मैनेजमेंट होता था, तो अपना सारा पावर दे दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। अब अगला हमारा जो है द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब इसमें क्या हुआ, इट टुक अवे द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेड फ्रॉम द कंपनी इन इंडिया। तो जो 1601 में जो चार्टर दिया गया था, उसमें क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दी गई थी कि वो अकेला ही ईस्ट में ट्रेड करेगा। लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में क्या किया गया कि कंपनी से वो राइट मोनोपोली का वो ले लिया गया। तो अब क्या हुआ कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड नहीं करेगी, अब दूसरे ट्रेडर्स को भी ट्रेड करना अलाउड हो गया ईस्ट में। तो इंडियन ट्रेड वाज थ्रोन ओपन टू ऑल द ब्रिटिश मर्चेंट्स एक्सेप्ट ऑन टी, ओपियम एंड ट्रेड विद चाइना। तो सारी चीज़ों पर जो है राइट्स तो मिल गए थे, मतलब दूसरे ट्रेडर्स को ट्रेड करने के लिए इंडिया में, लेकिन बस टी, ओपियम और ट्रेड पर, ट्रेड विद चाइना, मतलब चाय पे, अफीम पे और चाइना से ट्रेड में अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी। तो यहाँ पर उन्होंने इसको एक्सक्लूसिव अपने पास ही रखा, ईस्ट इंडिया कंपनी को इन तीन चीज़ों में ही ट्रेड करने को मोनोपोली दी गई। एवरी ईयर ₹1 लाख विल बी स्पेंट ऑन इंग्लिश एजुकेशन। अब यहाँ पे जो है इसके साथ साथ एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी चीज़ की गई, जैसे कि अब वो सब ब्रिटिशर्स थे, तो अब वो लोग क्या करते थे कि यहाँ के नेटिव लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज में एजुकेशन देना चाहते थे, इंग्लिश लैंग्वेज सिखाना चाहते थे। वो इसलिए कि वो सब हेल्प कर सके इनको, इनकी कंपनी को, इनके रूलर्स को ईजिली गवर्न करने में। तो वो लोग क्या करते थे कि यहाँ पर क्लर्क बनाना चाहते थे बेसिकली, जो कि हेल्प करें रूलर्स को रूल करने में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एवरी ईयर ₹1 लाख विल बी स्पेंट ऑन इंग्लिश एजुकेशन। हर साल 1 लाख रुपए जो है एजुकेशन पर स्पेंड करने का बजट दिया गया। अगला जो था, क्रिश्चियन मिशनरीज वर परमिटेड टू एडवर्टाइज अबाउट देयर रिलीजन इन इंडिया। एक तरीके से कल्चरल इम्पीरियलिज्म की शुरुआत यहाँ से हो गई। जब क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आई तो उन्होंने क्या किया, अपने धर्म का एडवर्टाइजमेंट करना स्टार्ट कर दिया और अपने धर्म को सुपीरियर दिखाना चालू कर दिया। अब यहाँ का जो लोकल कल्चर थे, लोकल रिलीजन था, अब रूलर्स तो सारे क्रिश्चियन ही थे, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे लॉज बनाए, ऐसे रूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए, या ऐसा सोलिसिटेशन किया कि हम इतना पैसा दे देंगे, आप ये करिए, आप धर्म अपना रिलीजन छोड़ दीजिए, हमारे रिलीजन में आ जाइए। तो क्रिश्चियन मिशनरीज को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप अपने क्रिश्चियन रिलीजन को मैक्सिमम स्प्रेड करिए इंडिया में। और यहाँ पर ये कल्चरल इम्पीरियलिज्म एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसका भी मतलब समझना हमें बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब होता है कि हमारे कल्चर पर ब्रिटिश कल्चर का रूलिंग होना, मतलब हमारे कल्चर को सब्जुगेट करके ये ब्रिटिश कल्चर को अपर ठहराना या अपर प्रूफ करना। तो कल्चरल इम्पीरियलिज्म यानी कि ब्रिटिश कल्चरल यहाँ पे आके स्प्रेड होगी, तो यहाँ की जो इंडिजीनियस कल्चर है वो नीचे दब जाएगी, क्योंकि रूलर्स जो होते हैं उनकी ही चलती है। अब रूलर सब क्रिश्चियन हैं, तो यहाँ पर आएंगे तो क्रिश्चियनिटी जो है वो
सुबॉर्डिनेट क्रिश्चियनिटी जो है वो हमेशा अपर रहेगी और लोकल जो होगा वो हमेशा नीचे सप्रेस रहेगा। तो अगले एक्ट में देखते हैं क्या हुआ। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट था। इसमें क्या हुआ कि द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज रिप्लेस्ड विद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेस्टेड इन हिम विद ऑल द सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। तो इसमें गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल थे उनको हटाकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, क्योंकि अब ज़्यादा से बहुत ज़्यादा एरिया इंडिया का जो कि ब्रिटिशर्स ने तकरीबन अपने कॉन्स्पिरेसी के थ्रू या किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू या एग्रीमेंट के थ्रू जो है राजा से, मतलब राजाओं से जो छोटे छोटे रूलर्स थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, उनसे एग्रीमेंट करके, डील करके उनको अपने उसमें ले लिया था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स दे दी गई। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बहुत पावरफुल बना दिया गया और सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे इंडिया के, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इन्होंने कई अच्छे काम भी किए। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को ख़त्म कराया और भी बहुत सारे जो भी हमारे सोसाइटी में रेडिकलिज्म और जो ख़राब चीज़ें थी, लैकिंग्स थी, उनको जो है दूर करने में मदद की। द लॉज मेड अंडर द एक्ट वर कॉल्ड द रेगुलेशंस, बट द लॉज मेड अंडर द 1833 एक्ट वर कॉल्ड एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। तो इस एक्ट के अंदर जो लॉज बनाए गए हैं उनको रेगुलेशंस कहा गया, लेकिन जो 1833 के एक्ट के अंदर जितने भी लॉज बनाए गए उनको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी कहा गया। द लॉज मेड अंडर द एक्ट वर कॉल्ड द रेगुलेशंस। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मिस कर दिया है मैंने। द लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट होगा। द लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट वर कॉल्ड द रेगुलेशंस, बट द लॉज मेड अंडर द 1833 एक्ट वर कॉल्ड एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। पहले के जो लॉज बनाए गए हैं, जो एक्ट्स में जितने भी हमने पढ़ा ऊपर, उनको सब रेगुलेशंस कहा जाएगा और अब 1833 के एक्ट के अंदर जो लॉज बनाए गए उनको एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट कहा जाएगा। इट एंडेड द एक्टिविटीज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कॉमर्शियल बॉडी विच बिकेम ओनली एज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ही माना जाने लगा और उसकी जितनी भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ थे उन पर उनको जो है ख़त्म कर दिया गया। It attempted to introduce a system of open competition for selection of civil servants and stated that the Indians should not be debarred from holding any office. तो इसने एक तरीके से अटेम्प्ट किया, ये नहीं कहेंगे कि इसने ही जो है इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इसका एक तरीके का ट्रायल था या टेस्ट था। इट अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन। ओपन कंपटीशन कराने का, जो कि सिविल सर्वेंट्स के लिए होता था पहले के टाइम में। तो इंडियंस को यहाँ पे बार नहीं किया गया था किसी भी ऑफिस को होल्ड करने के लिए, लेकिन पहले इंडियंस को भी अलाउड किया गया कि इस कंपटीशन को वो दें और पास करके सिविल सर्वेंट बने। बट बाद में जब इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी में और लोगों ने अपोज करना शुरू किया, जो सीनियर इसके वो थे, तो अपोजिशन फ्रॉम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से अपोज होने लगा, तो इस क्लॉज को इंडियंस के लिए हटा दिया गया। अब सिर्फ ब्रिटिशर्स ही यहाँ पे ऑफिसर या सिविल सर्वेंट बन पाएंगे। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 क्या कहता है?
इट सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। इस एक्ट के थ्रू ये हुआ कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो गवर्नर की हुआ करती थी उसको थोड़ा सा सेपरेशन दिया गया, दोनों के बीच सेपरेट किया गया या डिस्टिंग्विश किया गया। इसमें ये हुआ कि गवर्नर जनरल की काउंसिल एक दूसरी बनाई गई जिसमें 6 मेंबर्स और ऐड किए गए और उन 6 मेंबर्स की काउंसिल को इंडियन काउंसिल भी कहा जाने लगा। अब वो सब गवर्नर जनरल के अलग से एक काउंसिल थी जो गवर्नर जनरल के अंडर ही काम किया करती थी। तो गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव हेड तो थे ही, लेजिस्लेटिव हेड भी थे। अब लेजिस्लेटिव को असिस्ट करने के लिए गवर्नर जनरल की अलग से काउंसिल बना दी गई थी। इट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। इट वाज थ्रोन ओपन टू द इंडियंस ऑल्सो। अब पिछले एक्ट में सिर्फ अटेम्प्ट किया गया था 1833 वाले में, लेकिन इसमें क्या हुआ कि ओपन कंपटीशन सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट के लिए सिविल सर्वेंट्स की पोस्ट के लिए सबके लिए ओपन कर दिया गया, कोई भी कंपटीशन करके यहाँ पे पास करके बन सकता था। इट वॉज थ्रोन ओपन टू द इंडियंस ऑल्सो, इंडियंस भी वहाँ पे बन सकते थे। इट क्रिएटेड अ सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ 12 नंबर। अब एक अलग से लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई इंडिया के लिए जो कि 12 मेंबर्स से, जिसमें 12 मेंबर्स हुआ करते थे। तो इसमें इसकी अलग एक काउंसिल थी, गवर्नर जनरल काउंसिल जो थी ये एक इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जानी जाती थी। ये एक अलग काउंसिल थी जो गवर्नर जनरल को असिस्ट करती थी। और ये दूसरी तरीके की लेजिस्लेटिव काउंसिल एक दूसरी भी बनाई गई जिसमें 12 मेंबर्स थे। ये एक अलग लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इंडिया की जो कि इंग्लैंड से डायरेक्टेड थी। ये असिस्ट नहीं करते थे, ये अलग से थे 12 मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल के। तो लेजिस्लेशन वाज फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रीटेड एज अ स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट रिक्वायरिंग स्पेशल मशीनरी एंड स्पेशल प्रोसेस। अब लेजिस्लेशन को यहाँ पर जो है फर्स्ट टाइम एक स्पेशल फंक्शन माना गया गवर्नमेंट का और इसके लिए एक स्पेशल प्रोसेस भी बनाया गया। इसके पहले तो लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव सब एक ही गवर्नर जनरल ही की किया करते थे, पहले गवर्नर करते थे फिर गवर्नर जनरल किया करते थे। लेकिन इस एक्ट के थ्रू जब 12 मेंबर्स यहाँ पर आए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बनाने के लिए, या मतलब यहाँ पे इस एक्ट ने एक अलग से लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जिनका काम लेजिस्लेशन ही था। और तो और यहाँ पे अलग से गवर्नर जनरल की काउंसिल भी बनाई गई। तो लेजिस्लेशन को यहाँ पे एक स्पेशल तरीके का फंक्शन बनाया गया और इसको इम्पोर्टेंस दिया गया। इट पेव्ड द वे फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ इंडियन टेरिटरीज टू द क्राउन। इसने जो है रास्ता तैयार किया कि इंडिया की टेरिटरीज जो हैं वो क्राउन के अंडर सीधे आ जाएं। ये अभी 1853 का एक्ट है, लेकिन जब 1858 में जब 1857 का रिवॉल्यूशन जब फेल हो गया इंडिया का, उसके बाद क्या देखा था हमने कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर ही सारा रूल आ गया। लेकिन ये जो एक्ट था इसने एक रास्ता तैयार किया कि क्राउन जो है इंडियन टेरिटरीज को क्राउन के अंडर आ लिया जाए। तो इसमें जैसे कि क्राउन ने ही वो 12 जो काउंसिल्स भेजे थे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए, वो क्राउन का ही डिसीजन था। तो गवर्नर जनरल वाज गिवन द पावर टू वीटो एनी बिल ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में बिल पास होंगे या बिल पास किए जाएंगे उस टाइम 1853 में, और इस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल को जो है एक वीटो पावर दिया गया।
मतलब गवर्नर जनरल को अगर लगता है कि ये बिल प्रॉफिटेबल नहीं है, या उसके पास पावर उसको दिया गया वीटो का कि इसको पास ना किया जाए और रोक दिया जाए। तो अगला लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।